नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अब 48 घंटे बीत गए, यानी 2 दिन। जब राहुल गांधी को सूरत की अदालत से सजा मिली थी तो 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, और जब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, उनके कन्विक्शन पर रोक लगी है, तब उनकी सदस्यता 48 घंटे बाद तक भी बहाल नहीं। क्या इसके पीछे कोई वजह है? कांग्रेस नेताओं को क्या लगता है? क्या जानबूझकर देरी हो रही है, या सिर्फ शनिवार रविवार को लोकसभा सचिवालय बंद होना इसकी वजह है? क्या राहुल गांधी जो संसद सत्र अभी चल रहा है उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे? क्या राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के पीछे बीजेपी की ताकत है? तमाम तरह की अफवाहें हैं, सवाल हैं, कयास हैं, अनुमान है, और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि राहुल गांधी की जिस त्वरित गति से सदस्यता खारिज हुई थी, उसी त्वरित गति से उनकी सदस्यता बहाल क्यों नहीं? हमारे साथ है पवन खेड़ा, कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता। उनसे तमाम सवालों पर बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ा सवाल है, उसका भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या वजह हुई कि बाबा बागेश्वर के शरण में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंच गए। उस पर विस्तार से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम राहुल गांधी से। पवन खेड़ा साहब, क्या आपको राहुल गांधी की संसद में सदस्यता बहाली या संसद में वापसी के पीछे कोई वजह लगती है, या चलिए अभी शनिवार रविवार है, सोमवार मंगलवार तक वापस आ जाएंगे? जिस गति से, जिस त्वरित गति से उनकी सदस्यता रद्द की गई, गुजराती में ऑर्डर था, 120 पेज का ऑर्डर था। हमें, हमारी दिल्ली के हमारे जो नेता हैं, कई लोग, उनको उसे समझने में समय लगा, उसका अनुवाद हुआ, उसके बाद उसे पढ़ा। लेकिन आप सोचिए कि 24 घंटे में यहां सबने समझ लिया, क्रियान्वित कर दिया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी। गुजरात का ऑर्डर, जब ये ऑर्डर तो सुप्रीम ज्यादा दूर भी नहीं है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हिंदी या अंग्रेजी में होगा। इतना समय क्यों लग रहा है? ये सवाल सबके मन में है, हमारे मन में भी है, आपके मन में भी है, और इस देश के मन में भी है। नहीं तो क्या सवाल है? जैसे एक तो सुनने में ये लगता है कि चलो शनिवार रविवार बीच में पड़ा, 2 ऑफ है, वर्किंग डे शुक्रवार था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, दोपहर में फैसला आया, और उसके बाद अगला दिन शनिवार रविवार पड़ गया। तो एक ये वजह भी हो सकती है, इसमें कोई वजह ये खोजना कि जानबूझकर देर हो रही है, या इसके पीछे कोई प्लानिंग है? अजीत जी, देखते हैं, कल भी देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक चुने हुए प्रतिनिधि कठेरिया जी पर भी इसी तरह का एक कल सजा मिली है उनको। देखते हैं उसमें कितनी गति होती है उनकी सदस्यता रद्द करने में। तो कई जवाब आने वाले 24 घंटे में मिलेंगे। जो भी हो, आज इतना जरूर है कि 48 घंटे से ऊपर गुजर चुका है। तो कांग्रेस नेताओं की तरफ से जो कल जानकारी आई थी, जो लोकसभा में नेता है कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने स्पीकर के सचिवालय में लिखित एक पन्ने की चिट्ठी दी थी, जिसके बारे में कहा गया बिना मुहर लगाए ही सही, लेकिन एक्नॉलेजमेंट उनको मिला जो लोकसभा सचिवालय के अधिकारी थे। तो आपको लगता है कि सोमवार को यानी कल राहुल गांधी सदन में होंगे, या कोई आशंका, कोई संदेह है? इस सरकार को, और जिस तरह का ये रिजीम है, जिस तरह की इनकी विचार है, विचारधारा है, जिस तरह की इनकी सोच है, बड़ी छोटी सोच है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तो कुछ भी हम ये नहीं कह सकते कि कल ही होगा। होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। होगा या नहीं, इसमें कई सवाल हैं अभी भी। बहुत संक्षिप्त जवाब दे रहे हैं पवन खेड़ा जी। कई सवाल है तो क्या सवाल है, आप बताइए, खुल के बोलते हैं। इतना हस्तक्षेप है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का इस तरह के निर्णयों में, यह भी सबके सामने, इसका भी खुलासा होगा। क्या जो हम बार बार आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बार बार आरोप लगाते हैं, हम और आप भी कई बार इस पर सवाल उठाते हैं कि जो स्वायत्तता है संस्थाओं की, जिन नियमों के हिसाब से संस्थाओं को चलना चाहिए, जिस एक तरह से जो कंडक्ट होना चाहिए, जो उनकी कार्यशैली होनी चाहिए, क्या उसमें हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है कि आज वो स्वतः निर्णय लेने में असमर्थ महसूस करती हैं अपने आप को? इसका भी जवाब आपको
इस निर्णय में मिलेगा, जैसा कि आपको इसका जवाब उनकी सदस्यता रद्द होने में मिला था। जिस त्वरित गति से उनकी सदस्यता रद्द हुई थी उसमें साफ दिखता था कि कहीं ना कहीं हिज मास्टर्स वॉइस कहीं चल रही है। एचएमवी, आप तो उसी दौर के हैं जिस दौर के हम हैं, तो एचएमवी का दौर था। बिल्कुल, लेकिन मान लीजिए कल सदस्यता बहाल हो गई, बीच में शनिवार रविवार है, तो आप मान लेंगे कि संस्थाएं स्वायत्त हैं, या देखिए, तब भी कोई ये शख्स होने की गुंजाइश? माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ऑर्डर के पश्चात ये हुआ, और उस ऑर्डर में अजीत जी निचली अदालतों पर भी कुछ टिप्पणियां उन्होंने की थी। उन टिप्पणियों में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अदालत का मामला होता है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था वो अपने आप में बहुत कुछ बोल गए, और उस पर हमें पूरे देश को ध्यान देना आवश्यक है कि कैसे इस तरह के ऑर्डर आए। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा उस पर हम लोग लगातार जो जस्टिस गवई का जो स्टेटमेंट है उसी को कोट कर चुके हैं, जो जजमेंट और ऑब्जर्वेशन है, और वो बहुत अहम है कि गुजरात की ट्रायल कोर्ट ने जो 2 साल की अधिकतम सजा क्यों नहीं दी, एक दिन कम भी देते तो राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई नहीं होते। ऑर्डर लंबे लंबे लिखे गए, लेकिन ऑर्डर में ये वजह नहीं बताई गई कि 2 साल की अधिकतम सजा क्यों। ऐसी बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और उस पर हम सब लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। अब एक सवाल और उसके बाद आगे, कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, कोई अगर इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देख रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाली में देर होने की कोई वजह है, कहीं से पीछे से कोई डोर है, या संस्थाएं स्वायत्त नहीं है, या जो सवाल उठा रहे इसकी वजह क्या है? भाई बीजेपी कह रही है कि भाई कोर्ट का फैसला था, स्पीकर ने उस पर अमल करते हुए जो कायदे कानून है उसके मुताबिक उनको सदस्यता उनकी रद्द की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, स्पीकर को कॉल लेना है, स्पीकर तय करेंगे। इसमें सरकार को खामखा क्यों घसीट रहे हैं आप लोग? इसमें तो कहीं कोई किसी को भी ऐसा नहीं है कि अध्ययन करना है फैसले का। फैसला स्पष्ट है कि सजा पर रोक है। एक लाइन का अगर फैसला, अगर एक लाइन में इसका निचोड़ है तो वो है कि सजा पर रोक लग गई है। इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि उनकी सदस्यता तुरंत पुनर्बहाल कर देनी चाहिए। फैसला जब आया तब शनिवार नहीं था, तब शुक्रवार था, तब आधा दिन तब भी बचा था। चाहते तो ये उसी वक्त कर सकते थे, क्यों नहीं किया? ये सवाल है, क्यों नहीं बनेगा? ये सवाल तो उठेगा ना। अरे तो टेलीविजन देख के थोड़े फैसला करेंगे, उनके पास एक प्रक्रिया होती है, जो कोर्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर आना चाहिए। आप चाह रहे टेलीविजन में आ गया हूं, चलिए ये भी मान लेते हैं, लिख दिया कि आइए राहुल गांधी। यह भी मान लेते हैं कि ऑर्डर नहीं आया था उस वक्त, अब तो आ गया होगा, शनिवार को तो आ गया होगा। आप किसी भी संसद सदस्य को, आप किसी संसद सदस्य को संसद से दूर क्यों रखना चाहते हैं कि और विलंब कर ले, और विलंब कर ले? हम तो चाहते हैं कि सोमवार को सुबह सुबह राहुल गांधी संसद में जाएं। वो अलग बात है कि उस दिन मोदी जी नहीं आएंगे, क्योंकि वो झेप जाते हैं बहुत जल्दी। उन्हें इतनी सी भी हार स्वीकार नहीं है जिस व्यक्ति को, तो वो झेपता बड़ी जल्दी है। तो क्या प्रधानमंत्री झेपे हुए हैं इसलिए विलंब हो रहा है? हमें नहीं मालूम इसका जवाब, लेकिन ये जरूर मालूम है, एक व्यक्ति है इस पूरे देश की राजनीति में, सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा डरता है, जिसके मन में सबसे ज्यादा भय है। वो जितना डरता है उतना सबको डराने की कोशिश करता है। वो इसलिए नहीं डराता कि हमने किसी ने कुछ गलत कर दिया या उसको लगता है कि न्याय होना चाहिए, वो इसलिए डराता है क्योंकि वो खुद डरता है। भाई प्रधानमंत्री आज अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना उन्होंने लॉन्च की, और स्टेशनों को रीडेवलप करने की योजना लॉन्च की, और पहले फेज में 508 स्टेशन रीडेवलप किए जाएंगे और जो भी है। और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो विपक्ष है, ये विपक्ष संसद की नई इमारत का भी विरोध करता है। एक विपक्ष का जो धड़ा है वो पुराने ढर्रे पर चलता है, ये ना काम करेंगे न करने देंगे, हमने सकारात्मक राजनीति की है, ये लोग नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं। तो चूंकि आप लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, संसद में शोर मचा रहे हैं, बाहर भी हंगामा कर रहे हैं, अंदर भी, तो प्रधानमंत्री कह रहे जिनको शोर मचाना मचाते रहे, वो अपना काम कर रहे हैं, देश के विकास में लगे हुए। रेलवे विभाग का कार्यक्रम, जाहिर सी बात है कि खर्चा रेलवे विभाग का है, सरकारी खर्चा है। सरकारी खर्चे में राजनीतिक बात क्यों करते हैं प्रधानमंत्री? कहीं राजनीति से बाज नहीं आएंगे। ये वक्त है क्या राजनीतिक बात करने का? ये प्लेटफॉर्म है राजनीतिक बात करने का?
पूछिए ना जरा इनसे। अरे रेलवे मंत्री सिर्फ इसलिए हैं कि जहां दुर्घटना हो जाए वहां खड़े हो जाए टोपी पहनकर, बाकी सब जगह प्रधानमंत्री घूमते रहेंगे, प्रधानमंत्री भाषण देंगे, प्रधानमंत्री राजनीति करेंगे, प्रधानमैंत्री विपक्ष पर हमला बोलेंगे। प्रधानमंत्री काम कब करते हैं, प्रधानमंत्री काम करते क्या है, हमें यह बताएं। ये वक्त था, ये प्लेटफॉर्म है पॉलिटिकल बात करने का। इतना इतना इन्हें सलीका नहीं है राजनीति का या सरकार चलाने का। कैसे बन गए ये प्रधानमंत्री, हमें तो ये नहीं समझ में आता। 9 साल हो गए, अभी तक इन्हें समझ नहीं है कि कहां राजनीतिक बात करनी, कहां गैर राजनीतिक बात करनी है, कहां सरकार की बात करनी है, कहां रेलवे की बात करनी है। नहीं क्या कोई अचीवमेंट बताने को कि जब देखो विपक्ष पर हमला, जब देखो विपक्ष पर हमला। हिम्मत है तो आए, राहुल गांधी के सवाल झेलें। अरे राहुल गांधी ने गौतम अडानी का नाम क्या ले लिया, आपने वो शब्द लोकसभा की कार्रवाई से खत्म कर दिए, हटा दिए, फिर आपने राहुल गांधी को लोकसभा से हटा दिया। ये क्या डर है? आज फ्रेंडशिप डे है आपकी फ्रेंडशिप किसी उद्योगपति से, मनाइए ना वो फ्रेंडशिप डे। आज क्यों राजनीति कर रहे हैं? लेकिन पवन जी, राजनीति तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। फर्क यह है कि आप लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हो, सकारात्मक राजनीति करके देश का विकास करना चाह रहे हैं। आज जैसे फिर उन्होंने कहा हम तो भाई किसी राज्य में किसकी सरकार हो, किसका वोट बैंक हो, इन सब से ऊपर उठकर हम विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार मेला लगा रहे हैं। ये बदलते भारत की तस्वीर है जो विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा। अरे विपक्ष संसद का भी विरोध करता है, कर्तव्य पथ का विरोध करता है। विरोध करते करते पहले भी बोल चुके हैं विपक्ष दिशाहीन है, तो आपकी पूरी राजनीति विरोध की है, उनकी पूरी राजनीति विकास की है, ये कह रहे मोदी जी। अजीत जी, कर्नाटक में ये चुनाव हारने के बाद वहां बजट आवंटन, अनाज की स्कीम के लिए बजट आवंटन खत्म कर दिया। फिर ऐसी बात करने की इनकी हिम्मत कैसे होती है कि साहब हमारे लिए तो सब बराबर है? कहां से बराबर है? चुनाव हारे तो सजा किसको मिली? कर्नाटक की जनता को देने की कोशिश। वो अलग बात है कि हम कर्नाटक की जनता को सजा देने नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। आप पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को देख लीजिए, क्योंकि वहां कांग्रेस सरकार है, देखिए वहां क्या हालत कर रखी इन्होंने। उस परियोजना पे में जो पैसा देना है केंद्र सरकार को, वो देने से ये चूक हिचकिचा रहे हैं, नहीं देना चाह रहे। तो ये बिल्कुल नहीं देते, आपके सामने है। मैंने तो अभी आपको 2 उदाहरण दिए। जितने राज्य जहां गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उनसे आप ऑफ रिकॉर्ड, कुछ लोग ऑन रिकॉर्ड बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे, तो उनसे आप ऑफ रिकॉर्ड पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे उनके साथ उन पर क्या गुजर रही है। लेकिन ये बताइए, आप इतना मोदी जी इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं विकास की, सकारात्मक, आप भड़क जाते हैं इतना। लेकिन मान लीजिए राहुल गांधी सोमवार पहुंच जाए, मंगल ही पहुंच जाए संसद, एक दिन और देर हो जाए, 11 अगस्त तक ही सत्र है, तो क्या ऐसा हो जाएगा राहुल गांधी के जाते ही कि प्रधानमंत्री एकदम डर जाएंगे और इकबाल खत्म हो जाएगा? भाई वो पहले भी कह चुके हैं छाती पीट कर कि एक अकेला सब पर भारी, तो आएंगे और अविश्वास प्रस्ताव अपने नोटिस दे ही दिया, आखिर में कह देंगे एक अकेला सब पर भारी। 303 सांसद है उनके, जीत कर संसद से बाहर चले जाएंगे। वो एक अकेला लोकतंत्र पर भारी है, और तो हम सब पर तो भारी होने की वो सपने देखते रहे, वो सपने पूरे नहीं होंगे। एक राहुल गांधी ने उनकी रात की नींद हराम कर रखी है। हाँ, लेकिन ये बात उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कही कि वो एक अकेले देश की हर संस्था पर भारी हैं, संस्थाओं की स्वायत्तता पर भारी हैं, देश के लोकतंत्र पर भारी हैं, और ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई से जो उनका रिश्ता है वो बदस्तूर जारी है, और कुछ नहीं है। इस प्रधानमंत्री की जो लेगेसी होगी, जो विरासत वो छोड़कर जाएंगे, माफ कीजिएगा, वो लेगेसी बिल्कुल जिसको कहते हैं इतिहास के कचरे के पात्र में डालने लायक लेगेसी होगी। उसके अलावा उस विरासत में कुछ धरा नहीं है। देखिए, अब ईडी के इस्तेमाल पर आप लोग तमाम आरोप लगाते हैं, हम लोग भी वीडियो में बहुत बात करते हैं। अब उस पर जाएंगे तो पास्ट में तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था ना कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है, तब तो मोदी जी नहीं थे, तो ये आरोप तो तब भी लगे थे सरकारों पर। अजीत जी, अब तो पूरी की पूरी जू है, तब तो शायद एक पिंजरा रहा है, नहीं रहा उस वक्त का आपको मुझसे ज्यादा ज्ञान है। आप उस वक्त भी बिल्कुल इसी तरह की पत्रकारिता करते थे। उस वक्त की सरकार पर आप हमले बोलते थे, उसमें हम सरकार में थे, हम पर आपके हमले आते थे, और अच्छा है, आने लायक होना भी चाहिए, पत्रकार का यही काम है।
और आज भी आप वही काम कर रहे हैं। लेकिन क्या उस वक्त की सीएजी और आज की सीएजी में अंतर दिखता है या नहीं दिखता? इसलिए कह रहा हूं कि अगर उस वक्त पिंजरा था तो आज पूरी की पूरी जू है। किसी एक पिंजरे में सीबीआई है, दूसरे में ईडी है, तीसरे में इनकम टैक्स है, चौथे में सीएजी है, और भी कई संस्थाएं हैं, और एक पूरा का पूरा सेक्शन है जिसमें, माफ कीजिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसी जू का बहुत बड़ा हिस्सा बना हुआ है। तो एक चिड़ियाघर खोलकर बैठ जाना और नचाना जानवरों को, इस तरह की इन्होंने हालत कर दी संस्थाओं की। अब ये बताइए, वापस लौटते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर। आज 6 तारीख है, कल 7/11 को संसद सत्र खत्म हो जाएगा, तो कुल जमा 4-5 दिन बचते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर मान लीजिए चर्चा होती है, बहस होती है, प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, जैसा कि आकलन है। इससे क्या हासिल हो जाएगा कांग्रेस को? 300 पार अकेले बीजेपी है, आंकड़ा उनके सॉलिड उनके पक्ष में है, क्या हासिल हो जाएगा? और प्रधानमंत्री फिर 50-60 मिनट, सवा घंटा, 1.5 घंटा, न जाने कितनी देर भाषण दे देंगे, सारे चैनल पर लगातार लाइव होंगे, और लगेगा क्या प्रधानमंत्री ने नाले पे दाला मारा है। ये सब बोल भी सकते हैं, नाले पे दाला। तो हासिल क्या होगा? अजीत जी, प्रधानमंत्री चुप भी रहते हैं तो उनका जो मीडिया का तंत्र जो उनका है, जो प्रोपेगेंडा करता है उनका, वो कह रहे साहब उनकी चुप्पी में मास्टर स्ट्रोक है। तो उनका तो छोड़ दीजिए उस मीडिया को, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव हर बार जीतने के लिए नहीं लाया जाता। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कि उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो जिन मुद्दों पर चर्चा करने से सरकार भाग रही है, संसद को नहीं चलने दे रही। मैं दिल्ली की सरकार में 15 साल था, और 15 साल हमारे पास पूरी मेजॉरिटी थी, कहीं भी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अक्सर अविश्वास प्रस्ताव लाती थी, चर्चा करने के लिए लाती थी, ताकि कुछ बिंदुओं पर वो उनकी बात रेखांकित कर सके। हालांकि तब ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी को कोई बोलने से रोकता था या विधानसभा नहीं चलने दी जाती थी, बिल्कुल चलने दी जाती, फिर भी वो रेखांकित करना चाहते थे। तो हम तमाम विपक्षी दल इन मुद्दों को, मणिपुर हो, चीन हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, कम्युनल हार्मनी हो, इन तमाम मुद्दों को रेखांकित करने के लिए हम ये अविश्वास प्रस्ताव लाए। अच्छा, आप मुझे 3 चीज बताइए, किस अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष के लिए, जिसका नाम इंडिया है, उस पर भी आगे आएंगे, उसका टेक अवे क्या है इस अविश्वास प्रस्ताव से? सरकार के लिए तो टेक अवे है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर से, विपक्ष के लिए क्या टेक अवे है पवन खेड़ा? हर बार नंबर नहीं होता अजीत जी, कुछ बार मुद्दे होते हैं, एजेंडा होता है, उस एजेंडा पे सरकार को हाँक कर वापस लाना होता है, क्योंकि ये सरकार बिना हाँके आती नहीं है। उन मुद्दों पर, मुद्दों से सरपट बचकर भागने की प्रयास करती है हमेशा, प्रधानमंत्री भी और उनकी सरकार भी। इसलिए इस सरकार को हाँक कर वापस उन मुद्दों पर लाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव आवश्यक था। नहीं, लेकिन आप 3 मुद्दे नहीं बता रहे। मैं 3 मुद्दे जानना, 3 अचीवमेंट जानना चाह रहा हूं कि ये 2 या 3 या 4 अचीवमेंट है हमारा, इससे हो जाएगा जो नहीं हुआ। अविश्वास प्रस्ताव तो आप तब लेके आए थे 2019 के पहले, और प्रधानमंत्री ने कभी कह दिया था 23 में फिर लाइएगा, 23 में फिर ला रहे हैं। अजीत अंजुम जी, आवश्यक है कि मणिपुर पर एक संवेदनशीलता के साथ चर्चा हो संसद में। जो स्थिति है, कल फिर हत्याएं हुई, कल फिर मौतें हुई, रोज वहां से खबरें अच्छी नहीं आ रही, और जो नजारे हमने और आपने उस वीडियो में देखे, सिहर गए हम लोग सब, प्रधानमंत्री को छोड़ के बाकी सब। तो फिर ऐसे मुद्दे पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है, नंबर 1। नंबर 2, चीन से लगातार हमारी बॉर्डर से जो खबरें आती हैं वो भी कोई अच्छी खबरें नहीं है। चीन अपना अधिकार क्षेत्र, अपने आधिपत्य वाला क्षेत्र बढ़ाते चला जा रहा है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहा है बॉर्डर पे, उस क्षेत्र में जो कि चीन के कब्जे वाला नहीं है, उस पर भी वो अपना आधिपत्य बढ़ाना चाहता है, दिखाना चाहता है। नंबर 2। नंबर 3, महंगाई। आज टमाटर 250 रुपए किलो, गैस सिलेंडर 1100 से 1200 के बीच में, पेट्रोल, डीजल, ये तमाम मुद्दे। नंबर 4, बेरोजगारी। नंबर 5, जो सांप्रदायिक तनाव पूरे देश में फैलाने की चेष्टा की जा रही है इनकी विमर्श द्वारा, इनकी गतिविधियों द्वारा, जो सत्ताधारी दल है उनके द्वारा, ये इन तमाम मुद्दों पर चर्चा ही बहुत आवश्यक है, ताकि देश को समझ में आए कि ये किस दिशा में विमर्श को ले जा रहे हैं, किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं, किस दिशा में राजनीति को ले जा रहे हैं।
वो तो कह रहे दिशाहीन आप हैं प्रधानमंत्री मोदी, और आपको पता होगा कि परसों खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के नेताओं को कहा है कि इन्हें इंडिया मत बुलाओ, इन्हें घमंडिया बोलो, ये घमंडिया है। और आपके कुनबे को तो भानुमति का कुनबा न जाने क्या कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन और ये सब तो कह ही चुके हैं। तो वो तो कहीं आपके एग्जिस्टेंस की परवाह किए बगैर मानते हैं कि घमंडिया है, इसको इंडिया कहकर इसको तरजीह मत दीजिए। अजीत जी, अगर हमारे एग्जिस्टेंस पर ये तरजीह न दे रहे होते या उसकी परवाह न कर रहे होते तो एनडीए की बैठक बुलाते। ये तो एक अकेला सब पर भारी हूं, फिर क्यों एनडीए की आवश्यकता पड़ गई? अजीत जी जरा पूछिए ना इनसे। अब एनडीए अब आ गया। एनडीए के जो घटक दल हैं वो हमें धन्यवाद देते हैं कि साहब आपने जो इंडिया बनाया उससे कम से कम इतना हुआ कि प्रधानमंत्री कार्यालय से अब हमें फोन आने लग गए, बाकी तो फोन बंद हो गए थे। ऐसे लगता था लाइन डेड हो गई, अब वो लाइन में फिर जान आ गई। और फिर प्रधानमंत्री किस मुंह से एनडीए की पार्टनरशिप की बात करते हैं, अलायंस की बात करते हैं, गठबंधन की बात करते हैं? ये वही प्रधानमंत्री हैं जो 15 दिन पहले कहते हैं कि साहब ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स के मैं खिलाफ हूं, परिवारवाद के मैं खिलाफ हूं। बता दें, अगर एनडीए में एक भी ऐसा दल रहेगा जिसको वो परिवारवादी मानते हैं तो फिर ये एनडीए क्यों है? हटाइए ना उन सब दलों को। अगर आप इतना ही परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ हैं तो हटा दीजिए उन एक एक दलों को जिसमें कहीं भी परिवारवाद दिखता हो आपको। तो इसलिए प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, थर-थर कांपते हुए प्रधानमंत्री हैं। हमने तो सुना रात को आप बिल्कुल नहीं सो पाते हैं, आधी आधी रात को पैदल पैदल अपने लॉन में चल रहे होते हैं, कुछ कुछ बोल रहे होते हैं, भाषणों की तैयारी कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर, हमें नहीं मालूम क्या कर रहे होते हैं। भाई जिसकी पवन खेड़ा जी, जिसकी अपनी पार्टी, खुद की पार्टी के 300 से ज्यादा सांसद हो, 303 एनडीए जोड़ ले तो और 335-40 जो भी हो जाए, जिसकी 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में सरकारें हो, जिसके अपने 37% वोटर हो, वो आप कह रहे थर थर कांप रहे हैं और रात में सो नहीं रहे। और आपने जोड़ लिया 26 दलों का कुनबा जिनके सांसद कुल 150 से नीचे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप मोदी आपके डर से थर थर कांप रहे हैं। नहीं, हमारे डर से नहीं अपनी अपनी 9 साल का जो उनका गतिविधियां हैं, विफलताएं हैं, वो उसकी वजह से थर थर कांपते हैं। हम किसी को डराते नहीं है, न राहुल गांधी, न हम, न कोई और हमारे जो सहयोगी दल हैं। डराने में विश्वास तो हम रखते नहीं है। ये डर अपने ही जो इनके शब्द मुंह से निकले हुए हैं, बहुत हुई पेट्रोल की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर वार अब की बार मोदी सरकार। अब ये इनको रात को हॉन्ट करते हैं, अब ये सोने नहीं देते इनको, ये नारे इनके अपने ही नारों से परेशान है। ये 303 हमने भी बहुत देखे हैं, 425 430 हमने भी देखे हैं। वो दौर देखा है जब इनके 2 थे, उससे क्या फर्क पड़ता? ये पहिया है, जब घूमता है तब घूमता है। ये बात प्रधानमंत्री को भी समझ में आ रही कि पहिया घूम रहा है, फिजाएं बदल रही हैं, हवाएं चल रही हैं, तूफान आने वाला है। लेकिन आप जो कह रहे हैं पवन खेड़ा साहब कि तूफान आने वाला है, फिजाएं बदल रही हैं, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री इजिप्ट जा रहे हैं, वो मीनार देख रहे हैं, वो जो बाइडेन के साथ डिनर कर रहे हैं, वो मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, वो पिरामिड देख रहे हैं, वो प्रगति मैदान में भारत मंडपम का रिमोट से उड़ाकर उद्घाटन कर रहे हैं, वो आज ही रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की बात कर रहे हैं, वो लगातार सीकर में जाकर युवाओं की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो लगातार 24 घंटे देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, सोते भी नहीं है। कहते हैं 19 साल से जब से मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री, उन्होंने छुट्टी तक नहीं ली। 365 दिन काम करते हैं, 4 घंटे मुश्किल से सोते हैं, और आप कह रहे हैं कि वो जो है पता नहीं क्या कर रहे हैं। अजीत जी, एक दिन कैमरा हटा दीजिए प्रधानमंत्री की जिंदगी से, एक दिन बस। अरे हमारे कैमरे की तो पहुंच भी नहीं है वहां तक। आपका कैमरा की बात ही नहीं कर रहा मैं। इस दुनिया में कोई कैमरा अगर उनकी जिंदगी से आप एक दिन हटा दीजिए, फिर आपको हकीकत जन्नत की मालूम पड़ जाएगी। इसलिए एक कैमरा जीवी व्यक्ति, एक प्रचार जीवी व्यक्ति, जो जो आपने बताया वो ये कर रहे हैं, वो फला कर रहे हैं, वो ढिमका कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। अडवाणी जी की हम किसी बात से सहमत नहीं होंगे, इस एक बात से सहमत है कि प्रधानमंत्री जो आज हैं नरेंद्र मोदी, ये एक और कुछ नहीं है, ही इज अ वेरी केपेबल इवेंट मैनेजर, फुल स्टॉप। तो आपने जो भी बातें की वो सब इवेंट्स हैं। इस देश के लिए उन इवेंट्स में कुछ नहीं धरा, उस लफाजी में इस देश के नौजवान के लिए कुछ नहीं है।
क्योंकि लफाजी के पीछे की हकीकत एमएसएमई सेक्टर की तबाही है। इस लफाजी के पीछे की हकीकत महंगाई है। इस लफाजी के पीछे की हकीकत अंकिता भंडारी जैसी अनेकों ऐसी महिलाएं हैं जिनको न्याय नहीं मिलता। तो इसलिए इस लफाजी की अब दिन, इसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई है। इस लफाजी का मियाद खत्म हो गई है। तारीख है इस पे जून 2024। क्या होगा जून 2024 में? मई में ये नतीजे आ जाते हैं, मई के आखिर ये में। लफाजी समाप्त हो जाएगी। नतीजे मई के आखिर में ही आ जाते हैं। जून में शपथ कोई और ही लेगा, बस इतना मैं बता सकता हूं। कौन शपथ लेगा? आपने ये कह दिया भाई, आपके 26 दल में तो 5-6 प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। ये देश चुनेगा। अगर लॉटरी खुली तो, जिसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है अभी। ये देश चुनेगा कि कौन कौन बनेगा, कौन शपथ लेगा। इतना घमंड हम में तो है नहीं साहब। ना हमारे पास कोई धन्ना प्रमुख है, ना हम ये पन्ना प्रमुख समझते हैं। हम तो इस देश को समझते हैं। हम तो भारत जोड़ने को जानते हैं। हम उसमें विश्वास रखते हैं। जुड़ा हुआ भारत जिसको चुनेगा, जुड़ा हुआ इंडिया जिसको चुनेगा, वो इस देश की में प्रधानमंत्री की शपथ लेगा। ये घमंड माफ कीजिएगा, हम में नहीं आ सकता जो इन साहब में है कि वो एक ले आए पेपरबैक एडिशन चाणक्य का, अमित शाह जी, वो अपने आप को चाणक्य सच में मानने लग गए। अरे ठीक है, चाटुकारिता में कुछ पत्रकारों ने उन्हें चाणक्य बोल दिया तो खुद भी मानने लग जाओगे। वो खुद अपने आप को चाणक्य मानने लग गए। दूसरे साहब खुद हैं, वो पता नहीं अपने आप को क्या मानते हैं, नेपोलियन मानते हैं, अलेक्जेंडर मानते हैं, हमें नहीं मालूम क्या मानते। लेकिन इस देश में इतनी ताकत है अजीत जी, घमंड जरूर तोड़ता है, सबका तोड़ता है। हमारा भी तोड़ा था, इनका भी तोड़ेगा। लेकिन अभी जो बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय, उन्होंने जब परसों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने ट्वीट किया कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। इतने मामले हैं राहुल गांधी पर कि अभी चलो इसमें बचे तो आगे और कहीं और फंसेंगे। अजीत जी, एक दिन के लिए आपको मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री की जिंदगी से कैमरा हटा दीजिए। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं, 3 दिन के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्ष के हाथ में दे दीजिए। फिर देखते हैं कि बकरा कौन, बकरे की अम्मा कौन, सब कुछ सबको मालूम पड़ जाएगा। 3 दिन के लिए दीजिए बस। अच्छा, एक सवाल, चूंकि आपने इसके पहले भी जवाब में बोला, फिर आपने बोला कि प्रधानमंत्री के सामने से कैमरा हटा दीजिए और इवेंट है, इवेंट जीवी है, कैमरा जीवी। ये आरोप बीजेपी के नेता, बहुत सारे लोग राहुल गांधी की तस्वीरों पर भी लगाते हैं। जब राहुल गांधी खेत में, धान के खेत में चले जाते हैं, धान रोपने लगते हैं, तब तस्वीरें कैमरे में कैद होती हैं। ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं तो, कहीं और जाते हैं तो, युवाओं से मिलते हैं तो, किसी रात में कहीं खाने पहुंच जाते हैं किसी बाजार में तो तब भी तो कैमरा ऐसे ही 3-4-5 कैमरे शूट कर रहे होते हैं। तो ये आरोप तो राहुल गांधी पर भी लगता है। ऐसे पहलू हिंदुस्तान के, ऐसे पहलुओं पर पूरे देश का ध्यान लाना, जिन पहलुओं पर पिछले 9 साल से सरकार ने जानबूझकर ध्यान हटवाने के लिए पूरा प्रयास किया, राहुल गांधी उन तमाम वर्गों पर पूरे देश का ध्यान ला रहे हैं। जब राहुल गांधी ऐसे वर्गों से मिलने जाते हैं, कैमरा लेकर जाते हैं, तो उन वर्गों के लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री कहीं जाते हों, मजाल है कि कैमरा और प्रधानमंत्री के बीच में कोई आ जाए, कोई आ जाए। स्वयं भगवान भी अगर आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी भगवान को साइड में कर देंगे। हमने कुछ नजारे अभी देखे थे, मंदिर में खड़े हैं, भगवान की मूर्ति की तरफ पीठ करके कैमरा के आगे हाथ जोड़ा। अरे साहब, आप मंदिर में तो भगवान के आगे हाथ जोड़िए, वहां भी कैमरा के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान की तरफ पीठ है। तो ये अंतर बहुत है। मैं पहले भी किसी साथी को मैंने कल परसों कहा मीडिया में, और कुछ कर दीजिए, किसी से तुलना कर दीजिए, राहुल गांधी की तुलना नरेंद्र मोदी से मत करिए। इतना बड़ा अपमान राहुल गांधी का हम नहीं सह सकते। फिर उसमें माफ कीजिएगा, दोस्ती वोस्ती नहीं रहेगी। फिर हम वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अजीत जी कि राहुल गांधी की तुलना नरेंद्र मोदी से हो जाए। मैं कैमरे से मोहब्बत की बात कर रहा हूं। अब जैसे आपने नरेंद्र मोदी की बात की कि कैमरे का ध्यान रहता है उन्हें। भाई मोदी जी हैं, वो केदारनाथ भी अगर जाते हैं, गुफा में अगर ध्यान में भी रहते तो कैमरा उनके सामने होता है। वो देश को यही दिखाना चाहते हैं कि कैसे ध्यान करो। वो योगा करते हैं तो यही देश को दिखाना चाहते हैं कि कैसे ध्यान करो। वो अगर पत्थर पर उल्टे लेटकर योगा करते हैं तो देश को दिखाना चाहते हैं ऐसे योगा करो। तो वो अगर हर चीज दिखाना चाहते हैं कि कैसे महादेव की पूजा करो, कैसे मंदिर में जाओ, कैसे ड्रोन उड़ाओ,
अब भाई सबको ड्रोन उड़ाना नहीं आता है, तो उड़ा के दिखाते हैं, देखो मैं भी ड्रोन उड़ा रहा हूं, तुम भी ड्रोन उड़ाना सीखो। तो ये तो वो देश को एक दिशा दे रहे हैं ना सर। हाँ, अब नहीं, आप भूल गए एक और चीज। रेल मंत्री हमेशा रेल की झंडी दिखाता है, प्रधानमंत्री ने कहा हम प्रधान है, हम झंडी दिखाएंगे। तो उन्होंने एक नई रवायत कायम की है, उससे सीखना चाहिए आप लोग को। बिल्कुल साहब, इतना सर्वज्ञानी व्यक्ति से देश को बचाइए। अब आप भूल गए, चरखा भी चलाने बैठ गए थे गांधी जी को हटाकर। बिल्कुल। भाई जिस चरखे को आप लोग भूल गए, खादी भंडार में हम खाली नहीं बोर्ड भूले। लगा है, कुछ कुर्ते के कपड़े बिकते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा भाई ऐसे सूत काता जाता अजीत है। जी, आपने बड़ी हालांकि मजाकिया लहजे में लेकिन बड़ी गंभीर बात की। चरखा क्या है? चरखा एक सिंबल है उस आर्थिक विचारधारा का जिसकी बात राहुल गांधी आज भारत जोड़ो के दौरान भी करते थे, जिस विषय में अभी इस चर्चा में भी मैंने आपको कहा कैसे एमएसएमई सेक्टर बर्बाद कर दिया गया। वो इनके लिए, तभी तो कह रहा हूं ये तुलना हो ही नहीं सकती। हम गंभीरता से एक, आप इनको जो स्विगी और ये जो गिग सेक्टर है इनकी बात कर लीजिए, आप चरखे से मैं इसको जोड़ता हूं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जोमैटो, स्विगी, डिलीवरी बॉयज से काफी उन्होंने संवाद किए, राजस्थान में खास तौर पे राजस्थान सरकार को निर्देश दिए कि इनके लिए कोई नीति लाई जाए, और राजस्थान सरकार इनके लिए नीति लाई। अब आप कहिए, इसमें प्रधानमंत्री का कैमरा जीवी, मैं आपको उदाहरण देता हूं, प्रधानमंत्री कहीं खड़े हो जाएं फोटो लेकर, अपनी कैमरा लेकर, नीति पर क्या प्रभाव पड़ा, देश पर उसका क्या लाभ हुआ, वो आप नहीं बता पाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बता पाएंगे। मैं तो आपको उदाहरण दिया। तो ये अंतर बहुत स्पष्ट है और ये देश भी समझ रहा है। कैमरा एक मीन्स है या एंड है, साधन है या साध्य है? हमारे लिए साधन है, इनके लिए साध्य है। ये बहुत बड़ा अंतर है। नहीं, उनके लिए साध्य हो सकता है या आराध्य हो सकता है, ये तो वो तय करेंगे ना। आराध्य तो उन्होंने तो तय कर लिया ना, उन्होंने तो तय कर लिया। अब देश तय करेगा कि उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कैमरा जीवी हो, या ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कैमरा को उन जगह पर ले जाता है जहां कैमरा जाने से आजकल मना कर देता है, जो अंधेरे में जी रहे हैं, उस अंधेरे में मीडिया के कैमरास की रोशनी जाए। ये अंतर है हम में और उनमें। तो चलिए, राहुल गांधी सोमवार को संसद में लौटेंगे, मंगलवार को लौटेंगे, बुधवार को लौटेंगे, क्या होगा ये तो हमें पता चल जाएगा अगले 24, 48, 72 घंटों में। लेकिन एक बवाल विवाद मध्य प्रदेश में हुआ है, जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जिस ढंग से बाबा बागेश्वर उर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को छिंदवाड़ा में बुलाया है, स्वागत सत्कार किया, मेजबानी की, प्राइवेट प्लेन से पहुंचे, उनके सामने एकदम कमलनाथ का पूरा कुनबा जिस ढंग से लिखा जा रहा है, उससे सवाल उठ रहा है कि हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले बाबा बागेश्वर आखिर कमलनाथ की जरूरत क्यों बन गए, या कोई सियासी मजबूरी है, वोट की मजबूरी, कि कमलनाथ का पूरा परिवार हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर के सामने पीछे हुए। इस पर भी बात करेंगे पवन खेड़ा से। तो ये बातचीत कंटिन्यू रहेगी अगले एपिसोड में।